हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्ष गोयल और आज मैं आपको कराने वाला हूँ कक्षा 10वीं का 2023 के गणित के पेपर का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला वस्तुनिष्ठ एवं उत्तरी लघुरात्मक प्रश्न खंड ए से, जिसमें पहला क्वेश्चन आएगा आपका कि निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या है। तो देखिए हमें करना क्या है इसमें, 196 के पहले तो गुणनखंड करने हैं, दो का भाग देंगे, कितना आएगा देखिए, 2 नंबर 18 और 8 दूनी 16, फिर दो का भाग देंगे, 2 चौके 8 और 9 दूनी 18, फिर 7 का भाग देंगे, सातों सातों गुणे 49 और फिर 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7। तो मैं 196 के मेरे कितने गुणनखंड आ गए, 2 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2। और हमें कितना करना था, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। तो घातों का योगफल कितना आ जाएगा, 2 + 2 = 4। तो मेरा आंसर कितना आ गया, सी, क्योंकि हमें घातों का योग करना था। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। अब आप मुझे बताइए, द्विघात समीकरण के मूल समान कब होते हैं, जब उनका विभक्तीकरण कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी कोई द्विघात समीकरण है तो इसके मूल समान कब होते हैं, जब इसका विभक्तीकरण डी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए। तो इस क्वेश्चन में बताइए मेरा ए कितना है, मेरा ए हो गया 1, बी हो गया मेरा माइनस के और सी हो गया मेरा कितना 4। तो इस लॉजिक के हिसाब से बताइए मुझे, माइनस के का होल स्क्वायर, मेरा डी कितना आ जाएगा 0 के बराबर, माइनस के 4, ए हो गया आपका 1 और सी हो गया आपका कितना 4, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो के स्क्वायर माइनस के 16 बराबर 0, तो के स्क्वायर बराबर 16। तो के बराबर कितना आया, प्लस माइनस 4 आया। तो मेरा आंसर देखो प्लस माइनस 4 कौन सा है, डी। समझ में आ गया। विभक्तीकरण डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बिंदु 3,4 की वाई एक्स से दूरी। अब हम मान के चलिए मेरे पास एक ये एक्स वाई कोई बिंदु है, तो इसके एक्स निर्देशांक है, ये इसका वाई निर्देशांक है। तो हमें पता है वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी क्या होता है, ये हमारा होता है एक्स निर्देशांक। ठीक है, और एक्स अक्ष से दूरी होता है वाई निर्देशांक। तो अगर एक्स वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक है तो इसका एक्स निर्देशांक कितना है, 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया, सी, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3x प्लस के 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। हमें कुछ नहीं करना है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा युग्म होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, मतलब x की जगह मैं क्या मानूं और y की जगह मैं क्या मानूं जिससे मेरा 11 आ जाए। तो ऑप्शन ए ट्राई करते हैं। देखिए x की जगह धर दिया मैंने 1 और y की जगह धर दिया मैंने 4, तो मेरा कितना आया, 3 + 4 दूनी 8 बराबर 11। तो यही तो संतुष्ट कर रहा है, तो कह दिया LHS बराबर RHS। तो कौन सा आंसर आ गया, ए, 1,4, क्योंकि ये संतुष्ट कर रहा था। नेक्स्ट देखिए, द्विघात समीकरण 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विभक्तीकरण होगा। अब हमें पता है विभक्तीकरण कितना होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए यहाँ पे मेरा ए कितना आ गया, 3√3, बी कितना आ गया, बी आ गया 10 और सी कितना आ गया, √3। तो विभक्तीकरण डी बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है 10, तो 10 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 3√3 और सी कितना है √3। तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 का घात करेंगे 2 तो मतलब 100 माइनस √3 गुणा √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दिया 9 और 9 चौके 36। तो कितना आ गया आंसर, 64। तो 64 मेरा आंसर ऑप्शन डी में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि 18 a b -3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का मान क्या होगा। अब देखिए हमें पता है कि यदि तीन संख्याएं a, b, c समांतर श्रेणी में हैं तो हम लिख सकते हैं 2b बराबर a प्लस के c। तो ऐसे ही करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को, 18 a, b, मान लिया पहले ये AP में है, तो अगर ये AP में है तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, 18 + b। ठीक है,
अब मान लेते हैं कि a कॉमा बी कॉमा माइनस के 3 AP में है, तो बताइए 2b बराबर कितना आएगा? 2b बराबर आएगा a माइनस के 3। अब दोनों समीकरणों से क्या करेंगे? a कॉमा बी का मान ज्ञात करेंगे और a कॉमा बी का मान ज्ञात करने के बाद a प्लस बी कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, विलोपन विधि हम सबने पढ़ी हुई है। देखिए पहला समीकरण हो गया 2a माइनस बी बराबर 18 और दूसरा समीकरण हो गया मेरा a माइनस के 2b बराबर कितना? 3। तो देखिए विलोपन विधि में क्या करेंगे, देखो एक को टर्मिनेट कर देंगे और दूसरे का वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 से गुणा करके घटा देंगे। तो देखिए पहले समीकरण को तो एज इट लिख दिया और दूसरे समीकरण को क्या कर दिया, 2 से गुणा करके घटा दिया। तो 2a माइनस 4b बराबर 3 दूनी 6 और ये घटा दिया। तो घटाने के बाद कितना आया, 2a से 2a कट गया, ये आपका 3b आ गया और ये आपका 12 आ गया। तो b बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब b बराबर अगर 4 आ गया तो b का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे कि हमने इधर रख दिया। तो 2 गुणा 4 बराबर a माइनस 3, तो 8 बराबर a माइनस 3। तो a बराबर कितना आ गया, 11। तो a बराबर 11 और b बराबर 4, तो दोनों का जोड़ कितना हो गया, 15। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 15। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3 sec 45 cos 45 का मान क्या होगा। देखिए हमें पता है कि जो cos थीटा होता है वो 1 अपॉन sec थीटा होता है, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि cos थीटा डॉट sec थीटा बराबर 1, ठीक है। अब थीटा का मान तो कुछ भी हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में 45 दे दिया तो यहाँ पे मैं 45 लिख लूंगा, cos 45 डॉट sec 45। तो कितना आएगा इसका मान, इसका मान भी कितना आएगा, 1। और यदि इसका मान 1 है तो इस पूरे का मान कितना आ जाएगा, 3 गुणा 1 बराबर 3। तो आंसर कितना हो गया, ऑप्शन डी, 3 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गई ये चीज? नेक्स्ट देखिए वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दुगनी होती है। देखिए ये वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया और ये इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है, आर। तो हमें पता है कि ये त्रिज्या होती है और इस त्रिज्या से अगर हम दुगना लेके चले तो अब ये पूरी रेखा कितनी हो जाएगी, इसका नाम क्या है पूरी रेखा का, इसे तो हम त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास। त्रिज्या का दुगना कितना होता है, व्यास। तो इसका आंसर कितना आ गया, बी, व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। अब देखिए परिधि का सूत्र क्या होता है वृत्त की का, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो देखिए 2 गुणा y का वैल्यू 22/7 और r हो गया मेरा 3.5। तो देखिए इसको लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 22/7 और 3.5 को लिख सकता हूं मैं 7/2। तो 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। वृत्त की परिधि आ गई 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, घन की भुजा का माप। तो अब आप मुझे बताइए कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। हाँ तो हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कितना होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ये सूत्र हम सबने पता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको 486, तो कितना हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताइए भुजा स्क्वायर कितना आ जाएगा, 486 में आप भाग दे दीजिए 6 का भाग देंगे तो 8 6 48 और 6 कम 6 81। तो भुजा कितनी आ जाएगी, 81 का रूट, मतलब कि 9 9 81, तो 9 आ गया आंसर। तो कितना सेंटीमीटर आ गया आपका, 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 और 4 का बहुलक। अब आप मुझे बताइए कि बहुलक क्या होता है। देखिए हमें पता है कि बहुलक वो संख्या होती है जो बार बार आती है, यानी कि सबसे ज्यादा बार कौन सी आ रही है। तो इन सारी संख्याओं में से देखिए 4 एक बार आ गया, 2 बार आ गया और 3 बार आ गया। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है, 4 आ रही है। तो बहुलक क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। तो हमारा बहुलक क्या हो गया, 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
देखो हमें पता है कि पासे में 1 2 3 4 5 6 ये सारे आउटकम्स आ सकते हैं, तो हमारे कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम जो हमारे आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 परिणाम आ सकते हैं। अब आप मुझे बताइए संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं हमारे? संभावित परिणाम देखिए, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़ा अंक कौन-कौन से होते हैं? एक तो 5 होता है और एक 6 होता है। यानी कि संभावित परिणाम कितने हो गए मेरे? 2। तो मेरी प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता होता है मेरा संभावित परिणाम और बटे में कुल परिणाम। कुल परिणाम, ठीक है? तो अब देखिए संभावित परिणाम हमारे कितने हो गए? संभावित परिणाम 2, कुल परिणाम 6, तो मेरी प्रायिकता कितनी आ गई? 1/3। तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन बी, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब हमें क्या करना है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए पहला क्वेश्चन, 95 तथा 152 का महत्तम समापवर्तक। देखिए एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ अगर हमें 2 नंबर्स का निकालना है तो उनमें क्या करेंगे? गुणनखंड में तोड़ देंगे पहले तो, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, सबसे बड़ा गुणनखंड ऐसा जो कॉमन होगा दोनों में, वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो देखिए पहले मैंने 95 के गुणनखंड निकाले, 5 एकम 5 और 5 नम 45, तो 19 एकम 19, तो कौन कौन से आ गए? 5 गुणा 19। अब हमने निकाले 152 के, 152 के अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा? देखिए 2 से करा, 7 दूनी 14 और 2 छकी 12, फिर 2 से किया, 2 तिया 6 और 2 अंठे 16, फिर 2 से किया, 19 दूना 38, फिर 19 का दिया, 19 एकम 19, तो मेरा कितना आया यहाँ पे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 19। तो देखिए सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड हमारा ये 19 है, तो हमारा आंसर कितना आएगा इसका? 19। एचसीएफ कितना आ गया हमारा? तो हमारा एचसीएफ बराबर कितना आ गया? 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप वृत्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए ये आपका एक वृत्त हो गया। अब आपसे कह रहा है कि इस वृत्त से अगर मैं कोई बिंदु लूं, जैसे कि यहां पे मैंने एक बिंदु ले लिया, तो अब इस वृत्त से एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? हम जानते हैं कि वृत्त के किसी एक बिंदु से हम केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो कि उस बिंदु को टच करके जाएगी। तो कितना आंसर हो गया? एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। देखिए कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर, और कॉस 45 का मान हमें पता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, तो आंसर आ गया 1/2। तो कितना आंसर आ गया इसका? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को। देखिए ये वृत्त हो गया, ठीक है, और ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई, और ये जो कॉमन पॉइंट होता है, ये कॉमन पॉइंट क्या होता है? स्पर्श बिंदु होता है। तो क्या आंसर आ गया हमारा? स्पर्श बिंदु। ठीक है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ भाग को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 5 7 9 x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान। अब देखिए समांतर माध्य का जो सूत्र होता है ना, वो क्या होता है? समांतर माध्य, समांतर माध्य होता है समीशन x अपॉन n। समीशन x मतलब जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उन सबका जोड़ कर दो, और n कितनी संख्याएं दी हुई हैं, तो देखिए कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4, तो मेरा n बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। और समांतर माध्य कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। तो बताओ सूत्र में क्या आएगा? 9 बराबर, और समीशन x मतलब 5 + 7 + 9 + x, और बटे में कितना जाएगा? 4 जाएगा। तो 9 चौके 36, और ये कितना हो जाएगा? 7 और 5 12, और 12 9 21 + x, तो x बराबर 36 - 21 यानी कितना? 15। तो मेरा कितना आ गया? ये 15 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। अब आप देखिए दो पासे अगर मैं फेंकूं तो क्या क्या आ सकता है? देखो पहले पे अगर मैं एक को फिक्स कर दूं तो दूसरे पासे पे एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी, पांच भी और छह भी। इसी तरह फिर मैं पहले पासे पे दो फिक्स कर दूंगा और बाकी को चेंज करता रहूंगा। तो मेरे संभावित को टोटल परिणाम कितने आ गए? कुल परिणाम देखिए
1,1, 1,2, 1,3 और ऐसे करते करते 1,6। फिर देखिए 2,1, 2,2 ऐसे करते करते 2,6 और फिर एंड में कितना आएगा मेरा 6,1, 6,2 और डॉट डॉट 6,6। तो ये टोटल कितने परिणाम हो गए? टोटल परिणाम हो गए देखिए 6 इसमें, 6 इसमें, फिर ऐसे करते करते 6 बार है तो सेकंड है क्या 36। तो टोटल परिणाम कितने हो गए हमारे 36। अब संभावित परिणाम देखिए, दो पासों को फेंकने पर एक साथ 7 आ रहा है, तो कब कब 7 आ सकता है देखो। संभावित परिणाम देखिए, संभावित, अब देखिए संभावित परिणाम देखिए, संभावित परिणाम में क्या क्या आ सकता है। पहला आ जाएगा आपका 1,6, दूसरा आ जाएगा आपका 2,5, तीसरा आ जाएगा 3,4, फिर आ जाएगा आपका 4,3, एक और आ जाएगा आपका 5,2 और एंड में आ जाएगा 6,1। सब में कितना जुड़ रहा है देखो 7, 1 6 7, 2 5 7, 3 4 7, तो सबका जोड़ हो गया 7 और टोटल कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6। तो संभावित परिणाम कितने हो गए 6 और टोटल परिणाम कितने हो गए 36। तो प्रायिकता कितनी होती है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, मतलब 1/6। तो इसका आंसर आ गया 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति लघुरात्मक प्रश्न देखिए, के किस मान पर समीकरण युग्म तथा ध्येय युग्म के अनंत हल होंगे। अब देखिए अनंत हल के लिए मैंने क्या बता रखा है, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 और a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0, ये दो समीकरण हैं और हम कह रहे हैं कि दोनों समीकरण अनंत हल रखते हैं। तो उसके लिए कंडीशन क्या है देखिए, अनंत हल के लिए कंडीशन तो क्या है, अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए आपके पास कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर होना चाहिए और ये आपका c1 अपॉन c2 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे a1 कितना आ गया, x का कोफिशिएंट 3 और a2 कितना आ गया k, b1 कितना आ गया -2 और b2 कितना आ गया 5 और c1 भी 0 है, c3 भी 0, तो इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए हमें k का मान चाहिए, मैं वज्र गुणा कर दूं, तो वज्र गुणा करूंगा तो -2k बराबर 5 3 15, तो k बराबर कितना आ गया -15/2, कितना आ गया मेरा -15/2। आगे समझ में, अनंत तल के लिए कॉन्सेप्ट क्या है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र कितना होता है, श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर -b प्लस -k अंडर रूट b² माइनस के 4ac अपॉन 2a, यही होता है श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सारवंतर d है, तो पांचवा पद क्या होगा। देखिए हमें जानते हैं कि an जो nवा पद होता है समांतर श्रेणी का, वो होता है a प्लस के n माइनस के 1d और हमसे पांचवा पद निकलवा रहा है, तो n बराबर कितना हो गया मेरा 5 हो गया, तो a5 कितना हो जाएगा मेरा a प्लस 5 माइनस के 1d, तो कितना आ गया मेरा a प्लस 4d। तो पांचवा पद कौन सा हो गया मेरा a प्लस के 4d। नेक्स्ट देखिए, समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। तो देखिए समरूप आकृति वो ऐसी आकृतियां होती हैं जो जिनकी मतलब बेसिकली आकृति तो समान होती है लेकिन उनका जो आमाप होता है, जो माप होता है, वो क्या होता है अलग अलग होता है। क्या होती है समरूप आकृतियां, ऐसी आकृतियां जो दिखने में समान होती है लेकिन उनकी जो माप होती है वो अलग अलग होती है। मतलब आकृति समान, आकृति तो समान और जो माप होती है जिसे हम आमाप भी कहते हैं, आमाप होता है वो अलग अलग। ये आपका डेफिनेशन है, आकृति समान होगी और आमाप अलग अलग होगा, उन्हें हम समरूप आकृतियां कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, 2 tan 30 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि जो tan 30 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो देखिए 2 गुणा tan 30 का मान हो गया 1/√3 बटे 1 माइनस के tan स्क्वायर, यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 2/√3 और बटे में कितना आएगा 1 माइनस के 1/3, तो 1 माइनस 1/3, तो बताओ कितना आ गया 2/√3 और बटे में कितना जाएगा 2/3। तो देखिए पहले को चौथे से और दूसरे को तीसरे से, तो 2 गुणा 3
और 2√3, 2 से 2 खत्म हो गया और 3 से √3 गया तो कितना बचेगा, √3 बचेगा। तो आंसर कितना आ गया, √3 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, √3। समझ में आ गया ये चीज। नेक्स्ट देखिए, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है जब थीटा बराबर 60 डिग्री हो। अब हम जानते हैं कि जो √1 माइनस के कॉस स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, √1 माइनस के कॉस स्क्वायर, तो देखिए पहले 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अगर इसका अंडर रूट लगा दूंगा तो ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा के, और अंडर रूट से घात 2 कट जाएगा तो साइन थीटा आएगा। और थीटा का मान किस पे ज्ञात करना है, 60 पे। तो साइन 60 का मान कितना आएगा, साइन 60 का मान आता है आपका √3/2। तो इसका आंसर हो गया √3/2। नेक्स्ट देखिए, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। बिंदु की मीनार के आधार से देखिए, अब अवनमन कोण दिया हुआ है, हमें हाइट की दी हुई है कि 10 मीटर ऊंचा शिखर है, और हमसे बेस यानी कि आधार का वो निकलवा रहा है। तो देखिए एक डायग्राम बनाते हैं रफ सा। देखिए ये तो हो गया 10 मीटर का, मेरा क्या हो गया, 10 मीटर की शिखर हो गया, ठीक है। कोण कितना दिया हुआ है मुझे, अवनमन कोण 30 डिग्री का, और मुझसे निकलवा क्या रहा है, बेस निकलवा रहा है। तो मान के चलिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और मैंने बेस की दूरी मान ली एक्स। तो मुझे किसकी दूरी निकालनी है, एक्स की दूरी, यानी कि मुझे ए सी की दूरी निकालनी है, ठीक है। अब देखिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, हमारे पास लंब दिया हुआ है, हमको आधार ज्ञात करना है और एंगल दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो आपका होता है लंब बटे आधार। कितना होता है, लंब बटे आधार। तो अब मुझे बताइए आप कि कितना हो जाएगा, टेन थीटा, थीटा हो गया आपका 30, तो टेन 30, और आपका लंब कितना हो जाएगा ए सी, और आधार कितना हो जाएगा, सॉरी लंब हो गया आपका कितना, बी सी, लंब हो गया आपका बी सी और आधार हो गया आपका ए सी। तो देखिए टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और बी सी का मान कितना है 10, और ए सी का मान कितना है एक्स। तो आपका एक्स का मान कितना आ गया, 10√3। तो बताइए आधार से दूरी जो होती है, बिंदु की आधार, मीनार के आधार से दूरी कितनी आ गई है, दूरी 10√3 आ गई। तो यही मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है आपको 1:√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए जैसा पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है। देखिए ऊर्ध्वाधर छड़, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊर्ध्वाधर वाली, और इसकी छाया हो जाएगी ये वाला, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ऊर्ध्वाधर की तो देखिए अनुपात कितना दिया हुआ है, लंबाई का अनुपात दिया हुआ है 1:√3। तो देखिए ऊर्ध्वाधर हो गया BC और आधार वाला हो गया AC, और इनका अनुपात कितना दिया हुआ है 1:3, तो 1√3, और ये हमारा कितना हो जाएगा, एंगल थीटा। और हमसे क्या निकलवा रहा है, उन्नयन कोण, यानी कि थीटा ज्ञात करवा रहा है। और हम जानते हैं कि जो टेन थीटा होता है मेरा, टेन थीटा वो किसके बराबर होता है, वो लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना हो जाएगा यहाँ पे BC, और आधार कितना हो जाएगा AC। तो देखिए BC/AC का वैल्यू कितना है, 1/√3। तो टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 1/√3। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री, क्योंकि टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक वृत्त बनाइए तथा इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित P बिंदु से P से वृत्त की 2 स्पर्शरेखाएं खींचिए और उनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए समझो, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करने है, रचना करनी है, और कैसे करेंगे वो चीज ढंग से समझिए। पहले तो आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है, यानी कि 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना देंगे, ठीक है। उस वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर कहाँ जाना है, हमें दूर स्थित कोई बिंदु लेना है, और 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु लेंगे, और फिर हमें 2 स्पर्शरेखाएं बतानी है और उनकी माप बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले बनाते हैं वृत्त, ठीक है। वृत्त बनाते हैं सबसे पहले, ये हमारा प्रकार हो गया, और हमें कितना का बनाना है, 3 सेंटीमीटर का बनाना है। तो 3 सेंटीमीटर का वृत्त बनाते हैं, चलो। तो ये हमारा हो गया आपका 3 सेंटीमीटर का
1 मिनट, इसको सही कर लेते हैं डिग्री को। हाँ, ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। इसको थोड़ा सा उठा लीजिए, यहां से बना देते हैं, चलो ठीक है। हाँ, और ये आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। एक सेकंड, इसको थोड़ा और बढ़िया कर लेते हैं। हाँ, ये आपका हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, ठीक है। इसको साइड में कर लेते हैं। और क्या क्या दिया हुआ देखो, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेना है, और केंद्र, ओ, 1 मिनट, दोबारा वृत्त बना देता हूँ, केंद्र रह गया। चलो, तो इसका केंद्र हो गया, मान के चलिए यहाँ पे, ठीक है, ये केंद्र हो गया। अब करना क्या है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर नीचे की तरफ। तो एक काम करते हैं, 5 सेंटीमीटर लेते हैं दोबारा से। तो 5 सेंटीमीटर लीजिए आप। देखिए 5 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। इतना देखिए, यहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। तो आप लाइन खींच दिए 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसको रख लेते हैं, भी काम आएगा ये भी आगे, ठीक है। ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर का लाइन। और देखिए केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पे पी बिंदु पर स्पर्श रेखा है। अब हमें 2 स्पर्श रेखा खींचनी है और उनका क्या करना है, माप लिखना है, ठीक है। अब आप देखिए कैसे करेंगे ये चीज। सबसे पहले क्या करना है हमें, कि हमारा जो चाप है, प्रकार को लीजिए और अर्धक निकालिए। जैसे कि देखिए ये 3 सेंटीमीटर का है और 5 का पूरा ये लाइन है। तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर के अर्धक से थोड़ा सा ज्यादा लेके चाप काटेंगे। अर्धक से थोड़ा ज्यादा मतलब, जैसे कि मान के चलिए ये मेरा 3 का था ना, तो 2.5 का लाइन है, तो एक काम करता हूं, इसको 2.8 ले लेता हूं। अर्धक से थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, ठीक है, 2.8 ले लिया। और इस 2.8 को कहां कहां रख के लाइन खींचने, देखो एक तो आप रख दीजिए इसको, एक तो आप यहां रख दीजिए इस बिंदु पर, ठीक है। और चाप काट दीजिए। देखो चाप कैसे काटेंगे, ये हाँ, एक चाप हो गया हमारा यहाँ का, ठीक है। और एक चाप काट दीजिए आप कहाँ पे, यहाँ पे चाप काट दीजिए, ठीक है। और फिर एक इस बिंदु को रख के चाप काटिए, यानी कि केंद्र से रख के इसको रखा केंद्र पे, और फिर यहां से चाप काटना है। एक सेकेंड, ये हाँ, अब देखिए यहां से चाप काट दीजिए, आया बिंदु। फिर थोड़ा और घुमाइए और यहां से भी चाप काटिए, ये आपका यहाँ भी चाप कट गया। तो अब देखिए हमारे 2 कटान बिंदु आ गए, प्रतिच्छेदन बिंदु। एक ये वाला आ गया और एक ये वाला आ गया, और दोनों से क्या करना है, एक रेखा खींच देनी है। तो देखिए दोनों से मैंने क्या कर दिया, एक रेखा खींच दी, ठीक है। अब देखिए ये हमारा O था, और ये हमारा एक नया केंद्र आ गया O डैश, ये हमारा O डैश आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो O से लेके O डैश का जो ये है दूरी, इस दूरी का त्रिज्या मान के एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है। तो इस दूरी को त्रिज्या मान के एक वृत्त खींचेंगे। तो ये देखो, ये नाप लेते हैं यहाँ से, ये O से ये हमने नाप लिया है आपका, देखिए ये इतनी दूरी। और अब केंद्र किसको मानना है, केंद्र मानना है O डैश को। O डैश को केंद्र मान के एक हमने वृत्त खींच दिया, ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक है। अब ये आपका वृत्त हो गया। अब देखिए इस वृत्त को करने के बाद आपके 2 बिंदु हैं जो इस सर्कल को और इस सर्कल को आपस में कट कर रहे हैं। और कट करने के बाद करेंगे क्या, कट करने के बाद कुछ नहीं करना है, दोनों को लाइन खींच देना है, इन बिंदुओं को आपस में मिला देना है। देखिए कैसे मिलाएंगे इनको आपस में, इस वाले को और इस वाले को आपस में आप मिला दीजिए, ठीक है। ये मिला दिया, और इस वाले को और इस वाले को आपस में मिला दीजिए। 2 स्पर्शरेखाएं खींचनी थी ना, तो देखिए ये आपस में मिला देते हैं इसको। ठीक है, थोड़ी देर में चलो इसको ऐसे मिला देते हैं। अब देखिए, तो अब क्या आएगा, देखिए 2 स्पर्शरेखाएं खींचनी थी, ये दोनों स्पर्शरेखाएं खींच दी, और उनकी माप कितनी आएगी, तो उनकी माप लेते हैं देखो स्केल से। इनकी माप आएगी आपकी, काम करो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो इसको P मान लो।
तो आपके जो दो स्पर्श रेखाएं हो गई, एक स्पर्श रेखा तो आपकी ये वाली हो गई और एक स्पर्श रेखा आपकी ये वाली हो गई, और दोनों का माप कितना आया? दोनों का माप आ गया आपका AP बराबर भी 4 आएगा और आपका BP बराबर भी 4 cm आएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखो, स्केल से माप सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप स्केल से मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको माप के, एक सेकेंड, स्केल को हटा देते हैं इसको, दोबारा स्केल लाते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ 4 सेंटीमीटर का कैसे आया। देखिए ये आपका ये देखिए, ये जो आपका ओरिजिनल स्केल है ये 4 सेंटीमीटर का आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? तो एपी और बीपी की कितनी आ गई माप? 4 सेंटीमीटर आ गई और दोनों स्पर्श रेखाएं हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड है ए बी और वो खींचना है हमें और उसे 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है और दोनों भागों का माप लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर के लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। तो देखिए 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड, वापिस से हमें स्केल का जरूरत पड़ेगा। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा घुमाते हैं और 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचते हैं। ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड, यहां से लेके यहां तक आपका 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड। फिर क्या करना है आपको, उसके 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। अब अगर हमें किसी भी चीज को 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है तो हम 10 सेंटीमीटर का एक लाइन लेते हैं और दो के 5 पार्ट बना देते हैं, जिससे क्या होगा कि 2 अनुपात वाला तो 2 पार्ट में आ जाएगा और आखिरी के 3 वाले 3 पार्ट में आ जाएंगे। जैसे देखिए ये वाला से मैंने क्या किया, यहां से 10 सेंटीमीटर का एक वो लाइन खींचना है मुझे, तो 10 सेंटीमीटर का लाइन खींच देते हैं। चलो यहाँ से, हाँ ये रहा 10 सेंटीमीटर का लाइन, थोड़ा सा इसको और शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर का हमने लाइन खींच दिया, ये हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर का लाइन। और मुझे इसको दो और 3 के रेशियो में तोड़ना था, तो मैंने क्या कर दिया, इसको देखिए ये 2 का 1, ये 4 का, ये 2, ये 2 वाला, एक सेकेंड, ये 2 वाला, ये 6 वाला, ये 8 वाला और ये 10 वाला। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। अब देखिए इस लाइन को और इस लाइन को आपस में मिला दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें, 5 सेंटीमीटर लंबा हमारा ये हो गया 5 सेंटीमीटर का, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और हमें क्या करना था, इसको 2:3 के अनुपात में बांटना था। तो हमने कैसे बांटा, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया और ये आपका A5 हो गया। अब देखिए कैसे कंस्ट्रक्शन करना है इसका, 2:3 के में बांटना है। तो आपको प्रकार लेना है, यहां से एक चाप काटे और यहां से एक चाप काटे। देखिए कैसे करना है, इजी है बिल्कुल। आप एक काम करिए, कोई भी इतना इससे थोड़ा सा एक चाप ले लीजिए जो इस तरह से इसको संतुष्ट करे। देखिए ये हमने इसको रखा यहाँ पे A5 पे और हमने कितना दूरी का माना है, A4 से जस्ट थोड़ी सी ज्यादा दूरी का, इतना एक दूरी का चाप काटा है। तो एक चाप तो मैं यहाँ पे काट देता हूं। ठीक है, ये हमने काट दिया चाप। अब देखिए इसी को क्या करना है, A2 पे रखना है, क्योंकि 2:3 लिया था ना हमने। तो देखिए ये तो हो गया आपका 2 वाला अनुपात और ये आपका बाकी का 3 अनुपात हो गया, इसलिए एक बिंदु A5 पे लिया है और दूसरा चाप कहाँ काटेंगे, A2 पे काटेंगे। तो ये A2 पे रखा और यहाँ पे चाप काट दो। देखो यहाँ पे चाप काट दिया। अब देखिए अब अगले में क्या करना है, अब यहां से लेके जहां पे कटान बिंदु आया है और यहां का तक का जो दूरी होगा, वो दूरी को माप के एक चाप यहाँ पे दोबारा से काट देना है। तो कैसे काटेंगे, देखिए दूरी माप लेते हैं पहले हम, यहाँ का जो दूरी है उसको यहां से मापिए, इतना दूरी है और इतना दूरी लेके आप यहाँ पे चाप काट दीजिए। देखिए ये आपने यहाँ रखा और यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने चाप काट दिया। यहाँ से चाप काट दिया। तो देखिए ये भी आगे जा रहा होगा कहीं, तो ये वाला आगे जाके यहाँ पे कट हो रहा होगा। ठीक है, तो इनका एक प्रधान बिंदु आ गया और कहाँ पे कटा ये बिंदु, ये सी पे कटा।
तो ये कहाँ पे कटा, ये सी पे कटा, और हमें 2:3 के अनुपात में बांटना था। तो देखिए अब ये जो सी होगा ना, तो ये 5 सेंटीमीटर किसमें टूटेगा, यहाँ तो आपका 2 होगा और यहाँ पे आपका 3 होगा, मतलब ए सी बराबर तो आपका कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, और आपका सी बी बराबर कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। तो 5 को हमने किसमें तोड़ दिया, 2:3 में, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर में। क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट देखिए आप, किसी वृत्त का त्रिज्याखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है, तो त्रिज्याखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का माप क्या होगा। अब देखिए आप, किसी वृत्त का त्रिज्याखंड क्या है, देखो वृत्त का त्रिज्याखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है। तो त्रिज्याखंड क्या होता है, वृत्त का त्रिज्याखंड, इसका सूत्र क्या होता है बताइए मुझे। त्रिज्याखंड, इसका हमने सूत्र पढ़ा हुआ है θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ये होता है आपका वृत्त के त्रिज्याखंड का सूत्र। और वृत्त का त्रिज्याखंड आपको वृत्त का चतुर्थांश दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपका θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये चतुर्थांश के बराबर है, वृत्त का चतुर्थांश। और वृत्त का चतुर्थांश कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4 होगा। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, तो कितना आ गया 4 थीटा बराबर 360, तो थीटा बराबर कितना आ गया 360 बटे 4, तो थीटा बराबर आपका 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आपका त्रिज्याखंड आ गया, तो कोण कितना आ गया आपका 90 डिग्री का कोण आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छी प्रकार से फेंकी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के दहला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, चिड़ी का, हुक्म का, ईंट का और पान का, और हर एक एक का अपना अपना दहला होता है। तो टोटल कितने दहले हो गए, टोटल दहले हो गए 4, और टोटल कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं। तो प्रायिकता कितनी होती है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम कितने हो गए आपके 4, और कुल परिणाम कितने हो गए 52, तो प्रायिकता कितनी हो गई 1/13। तो प्रायिकता बराबर कितनी आ गई 1/13। क्लियर हो गया। दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को कि देखिए 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में, चिड़ी होता है, हुक्म होता है, ईंट होता है और पान होता है, हर किसी का अपना अपना दहला, तो टोटल दहले 4, टोटल पत्ते 52, तो 4/52 हमारी प्रायिकता हो गई, यानी कि 1/13। अब देखिए खंड ब क्वेश्चन 4, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखिए। अब हमें ये बताना है कि 13/125 का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है कि अशांत है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर भाग पूरा पूरा चला गया तो क्या आएगा, शांत आएगा। तो देखिए 13 का 125 का भाग दूंगा, तो 0 पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ाया, 125 एकम 125, कितना बचा 5 बचा, पॉइंट लगी रहा है, एक और 0 बढ़ा दो और एक और 0 बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 125 चौके 250, तो 500, यहाँ 0 0 लगा दो और यहाँ 4 लगा दो, तो कंप्लीट हो गया, खत्म, शेषफल आ गया 0। अगर शेषफल 0 आ जाए, कंप्लीट भाग चल जाए, तो कैसा दशमलव प्रसार होता है, शांत दशमलव प्रसार। तो कैसा हो गया इसका दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए शून्य क्या होते हैं, ऐसे वैल्यूज होती हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम अगर रख दें समीकरण में, तो समीकरण का मान 0 के बराबर हो जाए। तो यदि हमें शून्य ज्ञात करना है, इसका मतलब इस समीकरण को किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर रखना पड़ेगा। मतलब x² माइनस के x माइनस के 6 बराबर 0। अब देखिए शून्य कैसे निकालना होता है, शून्य निकालने के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए होंगी, देखिए क्योंकि दो घात का समीकरण है। तो देखिए 1 गुणा 6, तो हमें एक ऐसी दो वैल्यूज ढूंढनी पड़ेंगी जिनका गुणा करने पर तो कितना आए 6 आए, और जिनका हमें जोड़ माइनस करने पर कितना आए 1 आए। तो ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा करने पर तो 6 आए और जोड़ या घटाने पर करने पर कितना आए 1 आए। तो देखिए गुणा करने पर 6 और जोड़ घटाने पर 1, तो 2 और 3, देखिए 3 दूनी 6, और गुणा करने पे तो 6 आ गया और घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा। तो इस समीकरण को मैं कैसे लिख सकता हूं, x² माइनस का माइनस लिख दिया, ठीक है। और देखिए क्या बताया था मैंने, गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए 6 और घटाने पे कितना आना चाहिए 1। तो ऐसे लिख सकता हूँ इस समीकरण को, बिल्कुल लिख सकता हूँ। माइनस बाहर है तो ये माइनस के 3x और ये प्लस के 2x माइनस के 6 बराबर 0। देखिए x यहाँ से कॉमन आ गया, तो x माइनस के 3, और यहाँ से कितना कॉमन आया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो ये भी कितना हो गया x माइनस के 3 बराबर 0। अब इसमें से भी x माइनस के 3 कॉमन आ गया और इसमें से भी x माइनस के 3 कॉमन आ गया, तो कितना हो गया ये
x प्लस के 2। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, x बराबर 3 आ गया और x बराबर माइनस के 2 आ गया। तो मेरे दो शून्य कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया x बराबर 3 और x बराबर माइनस के 2। तो मेरे शून्य हो गए x बराबर 3 और माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का पता लगाइए। हम जानते हैं कि मूलों की प्रकृति पता लगाने के लिए हमें विभक्तिकरण देखना होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वो ग्रेटर 0 है तो वास्तविक मूल आएंगे, अलग अलग आएंगे। इक्वल टू 0 पर वास्तविक मूल आएंगे, समान आएंगे, और लेस देन 0 पर काल्पनिक मूल आएंगे। तो देखिए इस समीकरण में मेरा a कितना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी। तो a बराबर 4, b बराबर -12 और c बराबर -9। और विभक्तिकरण आपका होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो कितना हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर माइनस के 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 और a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू -9। तो ये 12 12 कितना होता है, 12 12 144 और 4 चौके 16 और 16 लंबा 144। तो कितना हो गया, एक सेकेंड तो 144 माइनस 144, तो एक मिनट, द्विघात समीकरण के मूलों का पता लगाइए। माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 12 12 144, 144 प्लस 144 9 9 चौक 36 और 36 72 144। तो ये आपका आ गया कितना, 288, विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ग्रेटर 0। और अगर ग्रेटर 0 है तो क्या होगा, वास्तविक मूल होंगे और अलग अलग होंगे। और अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो सेम मूल होते हैं और वास्तविक होते हैं। ठीक है, तो कैसे हो गए मूल, वास्तविक वह अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, बिंदुओं 0 0 और 5 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक देखिए, दो बिंदु हैं आपके पास, एक ये है 0 0 और एक आपके पास 5 -3 है, और इनको जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालने हैं। तो हम जानते हैं कि मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको मान लूं x1 और y1, इसको मान लूं x2, y2, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है मेरा, मध्य बिंदु के लिए निर्देशांक के लिए x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। तो बताइए कितना हो जाएगा, x1 है 0, x2 है 5 बटे 2, ऐसे ही y1 है 0, y2 है -3 बटे 2। तो कितना आ गया मेरा, 5 बटे 2 -3 बटे 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। ठीक है, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे समझना है, समतल जमीन पर एक मीनार है, वो मीनार खड़ी हुई है। देखिए मैं चित्र के समझाता हूँ, ये देखिए ये मीनार हो गई, समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया, ये मीनार हो गई। अब इसकी छाया कैसी होगी, छाया हमेशा इधर के नीचे की तरफ बनेगी, तो इसकी छाया क्या होगी, 40 मीटर। इसकी छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 हो जाता है। मतलब जब उन्नयन कोण कितना था आपका, जब ये आपका 60 डिग्री था, ये आपका कितना था, 60 डिग्री था, तब इसकी क्या होगी, छाया मान के चलो x हो गई इसकी छाया। तब भाई जब उन्नयन कोण 60 डिग्री था तब छाया हमने मान ली x, और हम कह रहे हैं कि यदि आपका उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है, अब अगर यही कोण हमारा 60 से घटकर 30 हो जाता, यही कोण हमारा 60 से घटकर कितना हो जाता, 30 डिग्री हो जाता, तो ये 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती। मतलब यहां तक तो x है ही है, और 40 मीटर अधिक लंबी मतलब ये वाला जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 40 हो गया। तो इसको मान लेता हूं a, इसको मान लेता हूं b, इसको c और इसको d। तो देखिए टोटल कितना हो गया, 40 प्लस x, ये 40 का हो गया, ये x का हो गया। छाया, अब इसकी छाया ओवरऑल पूरी की पूरी 40 प्लस x हो गई। ये समझ में आया 40 प्लस x कैसे हुई, देखो जब 60 डिग्री था तब x थी, और जब 60 से घटकर 30 डिग्री हुआ तो वो 40 मीटर एक्स्ट्रा और बढ़ गई, तो एक्स्ट्रा 40 मीटर और बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई। ये मीनार की ऊंचाई h पूछा जा रहा है हमसे कि AD का मान क्या होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले मैं त्रिभुज ACD में ले लेता हूँ। ठीक है,
त्रिभुज ए सी डी में। अब देखिए त्रिभुज ए सी डी में वही टेन थीटा लगाता हूं, टेन थीटा, थीटा कितना है मेरा 60, और टेन थीटा कितना होता है मेरा लंब बटे आधार, तो लंब तो हो गया मेरा एडी, और आधार कितना हो जाएगा, अब देखिए आधार जब 60 डिग्री का कोण है तो आधार यही तो है सीडी, तो सीडी आधार हो गया। तो टेन 60 का मान होता है मेरा कितना √3, एडी का मान कितना है मेरा h, और सीडी का मान कितना है मेरा x। तो यहां से मेरे पास h बराबर आ गया x√3, ये हो गया एक समीकरण। अब दूसरे त्रिभुज में ले लेते हैं, देखिए त्रिभुज ए डी बी में। अब दूसरे वाले त्रिभुज में देखिए वही सेम कॉन्सेप्ट, टेन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, और लंब कितना हो गया अब यहाँ पे लंब एडी, और आधार कितना हो जाएगा, आधार हमारा, अब देखिए आधार ये पूरा की पूरा हो जाएगा, तो बी डी मेरा आधार हो जाएगा, बी डी आधार हो जाएगा। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, एडी का मान h, और बी डी का मान हो गया x प्लस के 40। तो ये वैल्यू कितनी हो गई टोटल, x प्लस के 40 बराबर, तो x प्लस के 40 बराबर कितना आ गया, x प्लस के 40 बराबर आ गया h√3। अब देखिए x प्लस के 40 बराबर कितना आ गया h√3। तो अब हम यहां से क्या रख सकते हैं, मान उठा के रख सकते हैं, h का मान कितना है मेरा, h का मान है x√3, तो यहां से समीकरण 1 से मान धर दो, समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, x प्लस के 40 बराबर h√3, तो h का मान धरना है x√3, तो √3 कितना हो जाएगा 3h 3x, तो यहां से कितना हो जाएगा 2x बराबर 40, और x बराबर कितना 20। तो यदि x का मान 20 है तो h का मान कितना हो जाएगा, तो h का मान हो जाएगा हमारा 20√3। तो ये जो हाइट थी ना ये कितनी आई, h बराबर 20√3। समझ में आ गया 20√3 कैसे आया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा के नाप वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 हो। यानी कि पहले तो हमें एक 6 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज बनाना है उसके बाद में एक और त्रिभुज ऐसा बनाना है जो उसकी भुजाओं को 2/3 में, ये 2/3 में संगत हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे 6 सेंटीमीटर वाला। देखिए वो कैसे करते हैं वो सिखाता हूं मैं आपको अभी। तो 6 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज की आपको रचना करनी है, तो पहले तो एक काम करिए आप 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लीजिए, ये 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लीजिए आप, ठीक है। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर का आपका लाइन हो गया, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर का लाइन हो गया। अब 6 सेंटीमीटर के लाइन के बाद हमको 60 डिग्री का कोण लेना होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितने होते हैं 60 60 60। तो देखिए 60 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, बड़ा इजी सा है, आप इसको यहाँ रखिए, ठीक है, और एक रैंडम चाप लीजिए थोड़ा सा, और उसको बस कट कर दीजिए, ओके। हाँ, तो अब एक काम कीजिए यहाँ से इसको कट कर दीजिए, इतना चाप लिया, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतना चाप लिया और इसको यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जहां पे कट हुआ है ना वहीं पे केंद्र रखना है, ये यहाँ पे कट हुआ है तो यहाँ पे केंद्र रखना है, और इसको किस तरह घुमा देना है, देखिए इस पे एक और कट कर देना है चाप को। तो अब ये जो आपका आया है ना ये 60 डिग्री का आया है, सेम प्रोसेस आपको यहाँ करनी है, देखिए यहाँ पे रखा केंद्र पे, और फिर यहाँ से एक और चाप घुमा देना है, देखिए ये लाइन से ले लेते हैं, ये यहाँ से लिया है आपने, देखिए यहाँ से फिर घुमाया, फिर वापस उठाना है, इतने का ही लेना है, ठीक है, काटना मत बिल्कुल भी। और फिर इसको यहाँ से वापस लिया जहाँ पे कट कर रहा था, और फिर यहाँ से फिर 60 का काट दिया, ठीक है, यहाँ से इसको वापस से यहाँ पे कट कर दिया। तो अब ये जो हो गया ना आपका,
ये आपका 60-60 का हो गया, ये भी 60 का, ये भी 60 का, बस आपको लाइनें खींचनी है। तो देखिए यहाँ से लाइन खींच दीजिए आप, ये लाइन हो गई, और आप यहाँ से भी लाइन खींच दीजिए, और ये कहीं जाके 6-6 हाइट पे मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये वाली हाइट भी कितनी हो गई, 6 की, ये वाली हाइट भी 6 की, और ये वाली हाइट भी 6 की, ठीक है। ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसमें 60-60-60 के तीनों कोण हो गए, और ये सब चीजें ऐसे हो गई। अब देखिए अगला क्या कराइए, हमें एक दूसरा त्रिभुज भी बनाना है जो 2/3 में बांटता हो। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था 2/3 में बांटना हो मतलब 10 सेंटीमीटर का ही खींचिए, और उसको 5 भाग में डिवाइड करके उस तरह से दर्शना कीजिए। तो देखिए स्केल यूज करते हैं दोबारा से 10 सेंटीमीटर बनाने के लिए। तो देखिए 10 सेंटीमीटर का बनाना है हमें, यहाँ हमने स्केल रखा, और यहाँ से हमने 10 सेंटीमीटर का करना है ना। तो ये 10 सेंटीमीटर का स्केल हमने घुमाया घुमाया घुमाया, ओ ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब इसको 10 सेंटीमीटर खींच दीजिए। ये 10 सेंटीमीटर खींच गया। अब देखिए करना क्या है, और फिर दो दो के दो टुकड़े काट दीजिए। टुकड़े काट देते चलो, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये वाला हो गया, एक ये 6 वाला हो गया, एक ये 8 वाला हो गया, और एक ये 2 वाला हो गया। तो ये 5 टुकड़े हमने काट लिए, ठीक है। अब देखिए अब कैसे करेंगे, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, यह वाला A1 A2, ठीक है, दिख रहा है सबको, A3 A4 और A5। अब देखिए इसके बाद क्या करना होता है, A5 से चाप लेके, A5 से चाप लेना है और इधर कट करना है, फिर उतना ही चाप लेके इधर कट करना है। तो देखिए इधर से चाप ले लीजिए A5 से, A5 पे रखा हमने, और यहाँ से थोड़ा और बड़ा कर लीजिए चाप को, ये इतना चाप लिया हमने, और यहाँ पे कट लगा दिया। ये लाइन तो मिलाया नहीं ना, देखिए यहाँ से एक लाइन को मिला दीजिए, इसको, इस लाइन को मिला दिया यहाँ से। अब देखिए फिर इतना ही चाप का कट लेके कहाँ काटना है, इतना ही चाप का कट लेके आपको A2 पे रखने काटना है। तो A2 पे रखा, और ये भी हमने फिर यहाँ से काट दिया, देखिए ये यहाँ पे हमने A1 पे काट दिया। फिर अगला कहाँ काटना है, अगला क्या करना है, अगला ये दूरी नापनी है। देखो ये जो कट लगा है कितने पर, इसका डिस्टेंस नापते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नापेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को चाप लिया, और फिर इतना ही चाप उठा के कहाँ काटना है, इस कटान बिंदु पर, जो A1 का जो कट बिंदु आया है, प्रतिच्छेदन बिंदु आया है, इसको यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। इसको हमने कट कर दिया लेट से यहाँ पे, यहाँ पे। और ये वाला थोड़ा सा छोटा हो गया कट, थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। तो दोबारा से एक काम करते हैं, चाप लेते हैं और पूरा कट लगाते हैं। देखिए यहाँ से ये वाला उठाया है, और ये यहाँ तक का चाप लेना है, तो इसको यहाँ पे कट लगा दीजिए दोबारा से अच्छे से। कैसे लगेगा देखिए कट, यहाँ पे रखना है, A2 पे रखना है, और यहाँ से कट लगा देना। देखिए अब लगा देते हैं कट इसके यहाँ पे। ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए आगे यहाँ पे बढ़ते 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 ये यहाँ पे कट करेगा, तो हमारे पास एक बिंदु आ गया यहाँ पे, ये वाला लाइन, इनको मिला देंगे तो हमारे पास ये A2 को इससे मिला देंगे, तो ये वाली लाइन आ गई। अब देखिए ये वाली लाइन आ गई, A2 वाली लाइन आ गई, अब ये वाली लाइन आ गई, तो एक बिंदु तो यहाँ पे हमारे पास मिल गया C, ठीक है। हमें अब एक और त्रिभुज की रचना करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से चाप काटना पड़ेगा। तो अब यहाँ से चाप काटेंगे B पे रख के, देखिए B पे रख के कैसे चाप काटेंगे, और इस लेंथ का लिया और यहाँ से चाप काट दिया, ठीक है। ठीक है इसको रखिए चलो बी पे, और एक कंप्लीट चाप काट देता है, ठीक है। ये वाला हमने कंप्लीट चाप काट दिया, ये यहाँ तक का, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इतना ही चाप लेके यहाँ पे रख देना है सी बिंदु पर, इस सी बिंदु पर रख के फिर हमारे को चाप काट देना है यहाँ पे,
ये हमने सी पे रख के चाप काट दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि एक सेकेंड, एक और रह गया। अब देखिए क्या करना है, दो चाप काट लिए, एक बी बिंदु पे रख के काट लिया और एक हमने सी बिंदु पे रख के चाप काट लिया। तो अब क्या करेंगे ना कि ये जो जितना यहाँ का डिस्टेंस आया है कट का, उतना लेके यहाँ से चाप काटेंगे। तो देखिए इस डिस्टेंस को नापते हैं पहले, तो कितना आया है डिस्टेंस, ये आपका बी से आया है, कितना डिस्टेंस आया है आपका, बी आपने यहाँ लिया है ना, हाँ ओके ओके। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया, ये कट यहाँ से लेके थोड़ा नीचे लेते हैं, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये आपका ले लिया हमने इतना डिस्टेंस। ठीक है, और इतना डिस्टेंस लेके हमें कहाँ पे कट करना है, इतना डिस्टेंस लेके हमें यहां से कट कर देना है, इस बिंदु से, जो कट बिंदु आया था इनका। कर दीजिए चलो इसको भी। ये ना देखिए यहां से हो गया ये वाला कटान बिंदु एक। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कट रहा था और यहाँ पे कट रहा था, तो यहाँ पे जो बिंदु आएगा, अगर इस लाइन को मैं मिला दूं तो ये मेरा क्या बनेगा, एक समबाहु त्रिभुज। ये मेरा हो गया सी डैश। तो समझ में आया समबाहु त्रिभुज कैसे बना है, यहाँ से तो ए लेके सी बनाया है और फिर सी से लेके सी डैश बनाया है। तो ये जो मेरा ए सी सी डैश है ना, ये ए सी सी डैश मेरा क्या है, एक दूसरा त्रिभुज, अन्य त्रिभुज बनाया है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर एक ऐसी दो स्पर्शरेखाएं खींचिए जो एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, दो स्पर्शरेखा खींचनी है जो एक दूसरे के समांतर हो। तो पहले तो एक वृत्त बनाना है, फिर देखिए यूज करते हैं इसका दोबारा से। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है, मैं आपको करके बताता हूँ। पहले हमें एक वृत्त बनाना है, ठीक है, लेट से ये हमने एक वृत्त बना दिया। ठीक है, ये हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा एक व्रत हो गया। ठीक है, अब अगर ये हमारा व्रत हो गया तो अब देखिए इस व्रत पर ऐसे क्या करना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक व्रत पर दो स्पर्शरेखाएं खींचनी है जो एक दूसरे के समांतर हो। अब हमें क्या करना है कि इस पर दो स्पर्शरेखाएं ऐसी खींचनी होंगी चाहे हम जो समांतर हो। अब दो स्पर्शरेखाएं ऐसी कौन सी होती हैं जो व्रत पर समांतर हो, अगर हम वैसे देखें तो देखिए एक स्पर्शरेखा जो समांतर हो, तो अगर ये हमारा व्रत है तो एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, ये दोनों स्पर्शरेखा कैसी हो गई, समांतर है और वृत्त पर। तो अब देखिए इसको ये कैसे करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, तो ये आप देखो तो त्रिज्या से कितने पर है, ये 90 डिग्री के कोण पर है। इसका मतलब मुझे 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो त्रिज्या से 90 डिग्री का कोण, जैसे कि देखिए ये त्रिज्या हो गई, ये व्यास हो गया पूरा। अब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण, और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण। क्योंकि हमने समांतर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री के कोण पर दोनों रेखाएं गुजारनी पड़ेंगी। तो देखिए 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं। अब हमने इससे पहले 60 डिग्री का कोण तो बनाना सीखा है, लेकिन 90 का कैसे बनाएंगे, देखिए बड़ा सिंपल सा है 90 का बनाना भी। ये आपका केंद्र हो गया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, एक चाप लेना है, देखिए यहाँ पे रखिए केंद्र को, ठीक है, और एक रैंडम चाप लीजिए, इतना मान लिया चलो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, पहले तो इसको कट करना है एक को। ठीक है, ये कट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। तो यहाँ से कट, ये 60 का हो गया ना अब यहाँ पे, तो अब ये 60 का हो गया, तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे रखिए आप इसको, अब ये यहाँ पे रख दीजिए, और अब ये कितने का, एक और काट कर लीजिए यहाँ पे, देखिए ये हमने एक और कट लगा दिया, ये एक और कट लगा दिया, ये कितने का हो गया, ये 120 का हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कितने का हो गया, 120 का हो गया। ठीक है, हाँ देखिए ये वाला, तो ये जो कट हुआ है ना, ये कहाँ पे हुआ है, 120 पे। ये 60 के पे कट है, ये 120 पे कट है, और अगर हमें 90 का कट लगाना है तो 90 का कट 90 और 120 के बीच में आएगा, 60 और 120 के बीच में आएगा। तो प्रकार से क्या कीजिए, यहाँ जहाँ पे 60 डिग्री का कट हो रहा था वहां पे रखिए प्रकार को यहाँ पे, और एक कट ऊपर की तरफ मार दीजिए। ठीक है, ये ऊपर की तरफ एक कट मार दिया। ठीक है, और एक कट यहाँ पे 60 वाले पे रख दीजिए,
ये 60 वाले पे रखा और एक इस पे कट मार दिया, ठीक है, ये इस पे कट मार दिया। तो सेम प्रोसेस यहाँ के लिए करनी है। अब देखिए ये अगर हम मिलाएंगे तो ये हमारा 90 डिग्री पे गुजरेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया कट पर कोई दिक्कत नहीं है, पर ये हमारा इस तरह से यहाँ पे 90 डिग्री गुजरेगा। एंड सेम फॉर दिस, दूसरा वाला कट भी दिखाएंगे तो सेम ऐसे करके वो भी हमारा यहाँ पे 90 डिग्री पे गुजरेगा। तो दोनों कैसे हो गई, मेरी समांतर हो गई, स्पर्श रेखाएं हो गई, और कौन से एंगल पे कट रही है, ये 90 डिग्री के एंगल पे कट रही है। समझ में आ गया कैसे कंस्ट्रक्शन करना है इसका। नेक्स्ट देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग होते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए एक त्रिभुज आपको दे दिया ये वाला, और एक त्रिभुज आपको दे दिया ये वाला। अब देखिए ये हो गया ए बी सी, ये हो गया पी क्यू और आर। इस तरह से आपके पास क्या है, दो समरूप त्रिभुज हैं। अब देखिए ए बी सी और पी क्यू आर, तो अब हमें क्या दिया हुआ कि दोनों समरूप त्रिभुज हैं और इनके क्षेत्रफल भी बराबर है। तो हमें दिया है, क्या दिया है कि एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ पी क्यू आर, और एबीसी जो त्रिभुज है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। हमें बताना है कि त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब सर्वांग सम होने के लिए हमें क्या कंडीशन बतानी है। अगर मैं ये बता दूं कि जो ए बी भुजा है वो पी क्यू के बराबर है, जो ए सी भुजा है वो पी आर के बराबर है, और जो बी सी भुजा है वो मेरी क्यू आर के बराबर है, तो अगर मैं ये तीनों सिद्ध कर दूं तो इन तीनों से क्या सिद्ध हो जाएगा कि मेरा त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तब ये तीनों कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए हमने एक प्रमेय पढ़ी हुई थी, याद करो आप, कि अगर हमारे पास दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हो तो हम उनके क्षेत्रफल को उनकी संगत भुजाओं के रेशियो के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने कि जो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम बोल रहे हैं एरिया ऑफ ए बी सी, इसका एरिया, और जो एरिया ऑफ पी क्यू आर है प्रमेय के अनुसार, उसको हम क्या लिख सकते हैं, संगत भुजाओं। संगत भुजाएं देखिए कैसे रेशियो हो जाएगा संगत भुजाओं में कि ए बी अपॉन पी क्यू। ये तो पढ़ा है हमने संगत भुजाओं में, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, और एक पढ़ा है हमने कितना, बी सी अपॉन क्यू आर। ये संगत भुजाओं में पढ़ा था। तो इस प्रमेय के अनुसार कि त्रिभुज का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका ए बी और पी क्यू के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ये प्रमेय के अनुसार। ठीक है, अब हमें पता है कि दोनों का एरिया कैसा है, बराबर। इसका मतलब एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर है, तो ये भी एबीसी के एरिया के बराबर हो जाएगा। और यहां से आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, तो ये कट गया, यहां से कितना आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से मेरे पास ए बी अपॉन पी क्यू बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। और यहां से कितना आ गया, ए बी बराबर पी क्यू। और अगर मैं इसी तरह करूं, इसी तरह, तो ए बी बराबर किसके आ गया, पी क्यू के। इसी तरह मेरा ए सी किसके बराबर आ जाएगा, ए सी मेरा पी आर के बराबर आ जाएगा। और तीसरा मेरा बी सी किसके बराबर आ जाएगा, मेरा पी सी भी आ जाएगा क्यू आर के बराबर। तो तीनों भुजाएं संतुष्ट हो गई कि ए बी बराबर पी क्यू के हो गया, ए सी बराबर पी आर के हो गया, और बी सी बराबर क्यू आर के हो गया। तो तीन संगत भुजाएं बराबर हो गई, तो त्रिभुज कैसा हो गया, सर्वांग हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये हमने यहां से प्रूफ कर दिया। समझ में आ गया प्रूफ कैसे हुआ है, कि तीन भुजाओं को बराबर कर दिया, संगत भुजाओं को, और वहां से त्रिभुज कैसा हो गया, सर्वांग सम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, देखिए अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने पढ़ा था कि त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये कितना होता है मेरा, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे थीटा कितना है, 60, 360 का 360, पाई का मान होता है 22/7, और रेडियस कितनी है यहाँ पे, त्रिज्या 7, यानी कि 7 गुणा 7, 7 का होल स्क्वायर। 7 से 7 खत्म, एक जीरो से एक जीरो, ये 6 से गया तो 36, और यहाँ से 6 काटेंगे तो 3, और यहाँ से काटेंगे तो 11। तो कितना आ गया मेरा, 11 7 77, और 77/3, तो मेरा क्षेत्रफल कितना आ गया,
77/3। आगे समझ में? देखिए सूत्र क्या है, θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा 60 दे रखा है, पाई का 22/7 और आर स्क्वायर का 7, कैलकुलेशन करके 77/3 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शंकु के छिन्नक की त्रिज्या ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, मतलब परिधियां दे रखी है। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए छिन्नक कुछ ऐसा बनेगा, ये ठीक है, एक आपका ये हो जाएगा और एक आपका ये हो जाएगा। ठीक है, दो तरीके से बनत हो गए। अब देखिए क्या क्या रखा है, हमें परिधियां दी हुई है, एक की 18 सेंटीमीटर है, एक की 6 सेंटीमीटर है। बड़े वाले की 18 सेंटीमीटर की परिधि हो गई और छोटे वाले की कितनी हो गई, 6 हो गई। और हमें क्या त्रिज्या ऊंचाई दी हुई है, तो त्रिज्या ऊंचाई ये कितनी हो जाएगी, एल बराबर 4, त्रिज्या ऊंचाई दे दी 4। और हमसे पूछा है वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें पता है कि वक्र का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है वो होता है पाई R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई बाई एल। तो इसके लिए मैं देखो एल मेरे पास है, पाई का मुझे पता ही है, मुझे R1 निकालना है और R2 निकालना है, यानी इसकी भी रेडियस निकालनी है R1 और इसकी रेडियस निकालनी है R2। देखिए कैसे निकालूंगा, तो हमें दिया हुआ है इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप। तो देखिए पहले की परिधि, पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r, तो 2 पाई r1 कितना है, पहले वृत्त का परिमाप 6 सेंटीमीटर, तो 6 बराबर 2 पाई r1, तो r1 बराबर कितना आ जाएगा, 3/पाई। अब R2 निकालिए। देखिए दूसरे वृत्त का परिमाप, दूसरे वृत्त का परिमाप, अब दूसरे वृत्त का परिमाप कितना आएगा, देखिए दूसरे वृत्त का परिमाप वही 2 पाई r2, तो दूसरे वृत्त का परिमाप दे रखा है 18, तो 2 पाई r2, तो यहां से अपना R2 कितना आ जाएगा, 9/पाई आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, 9/पाई, 9/पाई आ गया। अब देखिए R1 का वैल्यू आ गया, R2 का वैल्यू आ गया, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है छिन्नक का, ये होता है आपका पाई R1 प्लस R2L। ठीक है, पाई R1 प्लस R2L, तो पाई का मान हो गया, पाई को पाई रख दो, R1 कितना है 3/पाई, R2 कितना है 9/पाई और L कितना है 4। तो देखिए यहाँ पाई जुड़ जाएगा 12/पाई, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका पाई गुणा 9 और 3 12/पाई गुणा 4, पाई से पाई खत्म हो गया और 12 चौक 36, 12 चौके 48, तो इसका आंसर कितना आ गया 48। क्लियर ये चीज, 48 कैसे आया। नेक्स्ट देखिए, दो घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर दे रखा है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें प्रत्येक घन का क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है। तो देखिए पहले घन का या प्रत्येक घन का, जो भी तुम लिखना चाहो, तो पहले घन की भुजा या प्रत्येक घन की भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा बराबर माना ए, हमने भुजा मान ली ए, माना प्रत्येक, ठीक है, माना प्रत्येक घन की भुजा कितनी हो गई ए, तो हमें क्या दे रखा है आयतन, तो आयतन बराबर कितना दे रखा है, तो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन का सूत्र बताइए, घन का आयतन कितना होता है, भुजा का वर्ग ए क्यूब, तो घन का आयतन मुझे दे रखा है 64 और भुजा हो गई ए क्यूब, तो ए मेरा कितना हो गया 4 चौके 16 और 16 32 16 48 16 चौके 64, तो ए बराबर 4, तो मेरी भुजा कितनी आ गई 4 आ गई, यानी कि तीनों भुजाएं मेरी कैसी आ गई 4 आ गई, दोनों वृत्तों के लिए भुजाएं आ गई 4। अब करना क्या है, देखिए 4 4 मेरी भुजा आ गई, दोनों अब क्या करना है, घनों को फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो दो घनों को ज्वाइंट कर दूंगा, जैसे मान के चलिए एक घन ये हो गया और इसी में मैंने दूसरा घन एक ऐड कर दिया, ठीक है, ऐसे एक दो दूसरा घन ऐड कर दूंगा। तो अब मुझे बताओ मेरे पास लंबाई कितनी आएगी जो मेरा ठोस बनेगा, उसकी चौड़ाई कितनी होगी और उसकी ऊंचाई कितनी होगी। दो घनों को मिला के बनता क्या है, दो घनों को मिला के घनाभ बनता है,
दो घनों को मिला के घनाभ बनता है। तो घनाभ में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो जब दोनों घनों को एक साथ रख देंगे तो इसकी लंबाई 4 है और दूसरे वाले की 4 है, तो लंबाई तो 4 प्लस की 4 बराबर 8 हो जाएगी। ठीक है, चौड़ाई 4 की 4 रहेगी क्योंकि दोनों में चौड़ाई सेम रहेगी और ऊंचाई भी 4 रहेगी। तो अब मुझे बताइए हमें क्या निकालना था, उस ठोस का क्या निकालना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बनेगा, सूत्र होता है देखिए घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। तो लिख दीजिए देखो 2 गुणा लंबाई है आपकी 8, चौड़ाई है 4 प्लस 4 गुणा 4 और एंड में आ गया 4 गुणा 8। तो कितना आ गया देखिए 2, 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32। तो 32 64, 64 70, देखिए 32 और 16 48 और ये आ गया 80। तो 2 गुणा 80 विच इज इक्वल टू 160। तो कितना आया मेरा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में 160 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया, दो घनों को मिला दिया, घनाभ बना और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न बारंबारता बंधन का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए हमें x दिया हुआ है, हमें फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दी हुई है और मुझे क्या निकालना है, बार यानी कि माध्य निकालना है। अब देखिए माध्य निकालने का एक तरीका होता है, जब भी हमें x दिया हुआ हो और f दिया हुआ हो तो मैं क्या निकालता हूं, मैं fx निकाल लेता हूं। तो अब आप मुझे बताइए मेरा fx कितना हो जाएगा। देखिए fx कितना हो जाएगा, x को f से गुणा कर देना है। तो 2 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 4 चौके 16, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 18। ठीक है, जो माध्य होता है ना वो कितना होता है आपका, माध्य हमारा होता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, यानी कि एफ एक्स को जोड़ दीजिए, 8 और 2 10, 25 10 35, 41 51, 51 और 61, 61 और 71 और 71 8 79। तो समीशन एफ ऑफ एक्स मेरा कितना आया 79। और समीशन एफ कितना आएगा, देखिए समीशन एफ को जोड़िए, 4 और 2 6 5 11 4 15 2 17 2 19। तो ये मेरा कितना आ गया 19। तो 79 अपॉन 19 और भाग दूंगा तो 19 का 38 57, 19 चौके 76। ठीक है, 76 हासिल लगी 3, फिर पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 19 से कम 19, तो 4 पॉइंट के आसपास लगभग आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या आ गया मेरा माध्य, 4.1 के लगभग मेरा माध्य आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डिब्बे में 8 लाल कंचे, 5 सफेद कंचे और 2 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। तो हमें लाल होने की प्रायिकता बतानी है। देखिए एक डिब्बे में 8 तो लाल हो गए, तो रेड हो गए 8, और आपके पास सफेद व्हाइट हो गए आपके पास 5, और आपके पास ग्रीन हो गए कितने 2। तो टोटल कितने कंचे हो गए, 8 और 5 13 और 2 15। तो मेरे कुल परिणाम कितने हुए 15, कुल परिणाम 15। ठीक है, कुल परिणाम हो गया मेरा 15। अब कुल परिणाम अगर 15 हो गया तो एक कंचा हम यादृच्छिक निकाल रहे हैं, तो क्या प्रायिकता है कि लाल है, तो लाल कंचा निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यानी कि देखिए अब टोटल लाल कंचे कितने हैं हमारे पास, टोटल लाल कंचे हमारे पास 8 हैं। तो हमारे संभावित परिणाम कितने हो गए, हमें लाल निकालना है तो इन 8 में से कोई ना कोई एक निकालेंगे। तो संभावित परिणाम कितने हुए 8 हो गए, और कुल परिणाम कितने हुए 15 हुए। तो लाल कंचा निकालने की प्रायिकता क्या है, तो लाल कंचा निकालने की प्रायिकता, कंचा निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बताओ, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, तो कितनी होगी 8 तो हो गए संभावित परिणाम और 15 हो गए कुल परिणाम, तो 8 बटे 15 हो गए प्रायिकता। अगला देखिए इसमें हरा नहीं है, अब आपको ये बताना है कि हरा नहीं है, हरा नहीं है तो हरा नहीं होने की प्रायिकता याद करनी है। तो हरा नहीं होने की प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए किसी के भी नहीं होने की प्रायिकता को कैसे ज्ञात करते हैं, 1 में से उसके होने की प्रायिकता घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यदि हमें हरा नहीं की करनी है तो हम क्या करेंगे, 1 में से हरा होने की प्रायिकता घटा देते हैं, हरा होने की प्रायिकता।
तो देखिए कैसे करेंगे, फिर हरा होने की प्रायिकता घटाएंगे तो 1 माइनस, अब हरा होने की प्रायिकता कैसे देखा जाए, कितने कंचे हैं टोटल हरे, 2 कंचे हरे हैं, तो हमारे संभावित परिणाम कितने हो गए 2, और कुल परिणाम कितने हो गए 15, तो हरा कंचा निकालने की प्रायिकता कितनी हो गई 2/15, तो 2/15 मेरी हो गई हरा कंचा होने की प्रायिकता। और 1 में से अगर 2/15 जाऊंगा तो कितना आएगा 15 माइनस 2, मतलब कि 13/15, तो हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो गई 13/15। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए खंड से 17वां क्वेश्चन, ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 40 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं, 6 से विभाज्य है, तो आप मुझे बताइए कौन सा वाला क्वेश्चन हो गया, कौन सा टाइप का हो गया। हमने समांतर श्रेणी पढ़ी थी, देखिए अगर 6 से विभाज्य हो रहा है तो पहला नंबर जो 6 से विभाज्य होता है वो 6 होता है, दूसरा 12, फिर 18, तो देखिए ऐसे नंबर्स आ गए हमारे पास 6, 12, 18, 24 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो देखिए पहला मेरा ए कितना हो गया मेरा इस श्रेणी में 6, डी कितना हो गया मेरा श्रेणी में 6, और मेरा एन कितना हो गया 40, क्योंकि 40 धनात्मक पूर्णांक निकालने हैं और मुझे सबका योग ज्ञात करना है, इसका मतलब मुझे एस एन ज्ञात करना है। और एस एन का सूत्र कितना होता है समांतर श्रेणी में, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो अब देखिए एक एक वैल्यू उठा के रख दीजिए, n का मान कितना हो गया 40/2, 2a कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस n-1 कितना हो जाएगा, n कितना है 40, तो ये हो गया 39, और d कितना है 6, तो कितना आ जाएगा देखिए 20, 12 में जोड़ना है 39 6, तो 9 6 की 54, हाथ लगी 5, 6 3 18 और 5 23, दोबारा देख लीजिए 9 6 की 54 और 23। तो अब मुझे क्या करना है 20 का गुणा करना है किससे, 234 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 246, तो 246 का गुणा करना है 20 से, तो कर दीजिए देखो कितना आएगा, 2 से कर देता हूँ, 6 दूनी 12, हाथ लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 2 दूनी 4, तो कितना आंसर आ गया 4920, ठीक है। 4920 कैसे आया देखो, 2 से गुणा कर दिया, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, और 2 दूनी 4, और 0 लगा दिया, आंसर आ गया। समझ में आ गया कैसे हुआ ये एस एन बराबर वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए 3। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यदि हमारे पास 3 शीर्ष दे रखे हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो उस टाइम पे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है हमारे पास, यदि हमारे पास 3 शीर्ष दे रखे हैं x1 x2 सॉरी x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो कितना होता है x1, एक सेकेंड, कितना होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारे पास सूत्र होता है। अगर हमारे पास 3 शीर्ष दे रखे हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये सूत्र है। अब इसमें वैल्यूज रखते जाओ, देखिए ये आपका हो गया x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, तो x1 का मान हो गया 2, y2 का मान कितना हो जाएगा देखिए रख दीजिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब बताइए y2 का मान हो गया आपका 0 माइनस y और y3 का मान हो गया माइनस माइनस प्लस 4, ऐसे देखिए x2 का मान हो गया मेरा कितना -1, और y3 का मान हो गया मेरे पास -4, y1 का मान हो गया मेरे पास 3, और x3 का मान कितना हो जाएगा, x3 का मान देखिए 2, y1 का मान हो जाएगा मेरे पास 3, और y2 का मान कितना हो जाएगा 0। तो ये सारे मैंने धर दिए। अब देखिए बस कैलकुलेशन करना है सिंपल और आपका आंसर आ जाएगा 1/2, देखिए 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे करेंगे तो 4 और 3 7, माइनस माइनस प्लस 8 और 7, और प्लस 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा बताओ, 8 और 6 14, 14 7 21/2, आंसर आ गया आपका क्षेत्रफल कितना आ गया 21/2। नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बंटन में दिए हुए हैं, इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। अब देखिए माध्यक ज्ञात करने का सूत्र यूज करना है और कैसे टेबल्स बनती है क्या नहीं बनता वो देखेंगे। ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया, ये मेरी आवृत्तियां हो गई,
तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना होता है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंस, CF पढ़ा है ना हमने, तो CF भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले CF निकाल लेते हैं। CF कैसे निकलता है? CF क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे आवृत्ति 4 दे रखी है, तो अगली आवृत्ति 28, तो वो जो CF होगा ना, देखिए पहली आवृत्ति 4 हो गई, तो अगली आवृत्ति कितनी है 28, तो ये 4 क्या करेगा, इस 28 में जुड़ जाएगा, तो CF में अगला कितना आ जाएगा 32। ऐसे अगले के लिए 32 में 42 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 74। नेक्स्ट कितना आएगा 74 में 20 जोड़ 94, और फिर 6 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 100 आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना, माध्यक, तो हमारा n कितना हो गया, n हो गया हमारा 100। तो माध्यक के लिए हम क्या करते हैं, n/2, 100/2 मतलब 50। तो अब मुझे अब बताइए कि 50 से ज्यादा CF कहां पे है, 50 से ज्यादा CF कौन से वर्ग अंतराल में है, तो देखिए जस्ट ऊपर, तो 50 से जस्ट ऊपर वाला CF ये हो गया 74 वाला, तो हमारा वर्ग अंतराल कौन सा हो गया, ये वाला वर्ग अंतराल हो गया हमारा, क्योंकि जस्ट 50 से ऊपर वाला CF कौन सा है, 74 वाला है। ठीक है, तो इसमें अब बताइए वर्ग अंतराल कौन सा हो गया, माध्यक के लिए वर्ग अंतराल, माध्यक के लिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल बताइए वर्ग अंतराल कौन सा हो जाएगा, वर्ग अंतराल हो जाएगा मेरा 20 से लेके 30 वाला। तो अब देखिए एक एक बताओ, L कितना आ गया 20, और बताइए हमारा सूत्र क्या होता है माध्यक वाला, L प्लस n/2 माइनस के CF अपॉन F गुणा H। तो अंतराल कितना है 10 का अंतराल है, तो H बराबर हो गया 10, और क्या क्या यूज होगा, n/2 मतलब 50 हो गया, CF कितना आएगा, CF कितना यूज लेते हैं इस सूत्र में, कि जो CF क्या लेंगे बताओ, जो हमारा ओरिजिनली आया है ना उससे जस्ट पहले वाला, ये हमारा CF यूज होता है, यानी कि CF मेरा हो गया 32, और मेरा F कितना हो गया, F देखिए इस वाले लाइन में F कितना है 42 है, तो मेरा F हो गया 42। तो अब क्या करेंगे, देखिए सूत्र लगाना है सिंपल सा, माध्यक क्या निकाल रहे हैं, माध्यक निकाल रहे हैं, तो माध्यक का सूत्र क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस के CF गुणा H अपॉन F, ये सूत्र है हमारे पास माध्यक का। अब इसमें एक एक वैल्यू उठा के रख देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं वैल्यूज रखने का। L कितना है 20 प्लस n/2 हो गया 50, अब 50 में से घटा देना है, CF कितना आया है, CF आया 32 बटे F कितना है, F है हमारा 42 F है, और H कितना है, H है 10। तो देखिए कितना आएगा, पहले तो 50 में से 32 गया तो 18, और 18 तो देखिए यहां कर लेते हैं कैलकुलेशन, यहां पे कर लेते हैं, चलो ऊपर 20 प्लस 50 में से गया तो 18 बटे 42, और मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना आ जाएगा देखो, इसको 2 से काट लो तो 9, या काम कर 2 से काटते 6 से काट लेते हैं, 6 तिया 18 और 7 छिंग 42, 3/7, तो ये आपका आ गया 20 प्लस 3/7 मतलब 30/7 तो 7 दूनी 14, आपका आंसर आ गया 170/7। तो कितना आंसर आ गया 170/7। ठीक है, क्लियर ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है, और सिद्ध करना है कि PTQ बराबर 2OPQ होगा। देखिए एक वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, अब इस वृत्त से O केंद्र हो गया ना, इससे T से एक स्पर्श रेखाएं खींचनी है, तो ये एक बाह्य बिंदु होगा T, और इससे हमने काम किया कि स्पर्श रेखाएं खींच दी इस तरह से, एक स्पर्श रेखा ऐसी हो गई और एक स्पर्श रेखा ऐसी हो गई, ये स्पर्श रेखाओं को मिला दिया दोनों के बिंदुओं को, यहां से ये वाला हो गया O पे। अब देखिए क्या क्या बताना है, ये T हो गया, ये O हो गया, ये P पे मिला है और Q पे मिला है। अब देखिए क्या क्या बता रखा है, और तो हमें सिद्ध करना है कि PTQ बराबर 2OPQ है। कौन कौन से कोण बन रहे हैं, देखिए एक तो ये कोण बन रहा है, और हमें पता है कि वृत्त से अगर कोई भी स्पर्श रेखा जाती है तो केंद्र से वो कितने कोण पर होता है, वो 90 डिग्री के कोण पर होता है। तो ये वाला जो कोण हो गया, ये वाला पूरा वाला ये हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या करना है, एक बिंदु से अगर किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए
तो दोनों की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है, और वो दोनों समान कोण पर होती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली जो दूरी है और ये वाली दूरी है वो बराबर है, और कोण P बराबर कोण Q होगा। इसका मतलब कौन सा त्रिभुज हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो मैं क्या करता हूं, त्रिभुज TPQ में, तो अगर मैं त्रिभुज TPQ में लूं तो क्या आ जाएगा बताओ। TPQ में एंगल की बात करूं तो देखिए, ये P बराबर हो जाएगा किसके, ये Q के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर होंगी तो कोण बराबर होंगे। तो मेरा कोण TPQ बराबर किसके होगा, कोण TQP के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। और एक कोण हमारा बन रहा है ये TPO, तो मैं मान लेता हूं कि ये वाला कोण हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए हमें बताना है PTQ, तो PTQ क्या है, PTQ मतलब इस T पर जो कोण होगा वो बताना है मुझे। तो मैंने क्या किया, ये कोण थीटा मान लिया, तो माना कोण TPQ बराबर थीटा, ये थीटा है, ये वाला कोण कितना मान लिया, थीटा मान लिया। तो अब देखिए ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है, और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं त्रिभुज TPQ में लूं तो मेरा कोण बताओ, एक तो कोण कौन सा, TPQ प्लस कोण TQP प्लस कोण कौन सा कोण, ये PTQ है, सॉरी ये PT, एक बार ये वाला जो कोण है ना, ये आपका कौन सा है, यही तो ज्ञात करवाना था, PTQ। ये आपका कौन सा हो गया, PTQ। ठीक है, तो अब देखिए, और तीसरा कोण कौन सा हो गया, PTQ बराबर कितना हो गया, 180। देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो कोण TPQ कितना हो जाएगा, कोण TPQ, ये भी कोण TPQ हो जाएगा, तो दो कोण TPQ, और ये वाला कितना हो गया, थीटा, और ये किसके बराबर है, 180 के बराबर। तो कोण TPQ किसके बराबर होगा, 180 माइनस थीटा बटे 2 के बराबर होगा, कोण TPQ बराबर हो गया। अब आप गौर से देखिए कि इस बिंदु पर जो कोण बन रहा था, ये वाला कोण, ये वाला कितने का होगा, मैंने आपको बताया कि अगर स्पर्श रेखा से जो बिंदु स्पर्श बिंदु से जो केंद्र पर जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी ये वाला कोण कितने का हो गया, 90 डिग्री का। कौन सा वाला, TPO। तो वी नो क्योंकि कोण TPQ, TPO सॉरी, कौन सा है ये, TPO। तो कोण TPO ये हमारा कितना है, कोण TPO बराबर कितना है, 90 डिग्री है। TPO ये हमारा 90 डिग्री है। अब देखिए आप गौर से कि इस कोण के अंदर ही दो कोण छिपे हुए हैं, एक तो ये वाला छिपा हुआ है जो कौन सा है हमारा TPQ, और एक हमारा छिपा हुआ है कौन सा, OPQ। दो कोण छिपे हुए हैं, तो TPQ को मैं कितना लिख सकता हूं, एक तो लिख सकता हूं कोण TPQ TPQ, और एक लिख सकता हूं मैं कोण OPQ OPQ बराबर 90। तो अब देखिए कोण TPQ कितना आया था, 180 माइनस 2, मतलब डायरेक्ट लिख दीजिए, अब इसको अभी कम करें कितना हो जाएगा, 180 बटे 2 मतलब 90 डिग्री, और माइनस के थीटा बटे 2 बराबर प्लस के कोण OPQ बराबर 90। तो 90 से तो 90 खत्म हो गया, और ये वाला कोण इधर चल जाएगा, तो कोण OPQ बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बटे 2, और थीटा कितना बना था, TPQ। तो कोण OPQ का 2 से गुणा बराबर थीटा कितना बना है, PTQ। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि कोण PTQ बराबर किसके होगा, 2 कोण OPQ के बराबर होगा। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, एक कोण लिया, त्रिभुज PTQ लिया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि किसी बिंदु से अगर हम दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे वो बराबर होंगी और कोण बराबर होंगे, समद्विबाहु हो गया। उसके बाद ये वाला 90 का कोण होता है, यहाँ बराबर कर दिए और यहाँ से सिद्ध कर दिए। 21 निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। दो समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। देखिए तो दोनों का पहले तो बिंदु निकाल लेते हैं कि किस किस तरह से क्या क्या आएगा। ये x हो गया, ये y हो गया। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 14, जब x की वैल्यू y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 14। एक तो हमारे पास ये बिंदु आ गए, और दूसरे बिंदु क्या आएंगे देखिए,
ये x, ये y। तो x 0 पर y -4, और जब y 0 होगा तो x 4। ठीक है, अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका। ग्राफ बनाते हैं इसका। ये देखिए ग्राफ हो गया। ठीक है, देखिए अब ग्राफ के बारे में। तो हमारे बिंदु कौन कौन से देखिए, x0 पर y कितना है, 14 है। तो x0 पर y कितना है, 14। तो देखिए ये तो हो गया x0 पर y 14 यहाँ पर, और y0 पर x 14 कहाँ पर है, वो हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो इन दोनों को मिला दीजिए आप। कैसे मिलाएंगे इन दोनों को, देखिए एक सेकेंड। ठीक है, ये ऐसे मिला देंगे, देखिए इन दोनों को, ये मिल गया। और दूसरा क्या बनाना है हमें, x0 पर y -4 और y4 पे 0। तो देखिए x0 पर y -4 यहाँ पर हो गया, और y0 पर x4 आपका यहाँ पे हो गया। और दोनों को मिलाएंगे तो कैसे मिलेंगे दोनों, ये इस तरह से मिलेंगे। और दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ पे आए, इस पॉइंट पर आए, और यही पॉइंट मेरा क्या होगा, यही पॉइंट हमारा हल होगा। अगर आप इसको निकालना चाहें कि इसके हल क्या होंगे, तो देखिए नॉर्मली हमें पता है ये वाला पॉइंट कहाँ होंगे, देखो x तो हो गया 9 और y हो गया 5। तो मेरा हल कितना हो गया, मेरा हल हो गया 9,5। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास समीकरण है, x प्लस के y बराबर 14 और x माइनस के y बराबर 4। विलोपन विधि से करेंगे तो 2x बराबर 18, तो x बराबर 9। तो यहाँ से x बराबर 9 आ गया और y बराबर 5 आ जाएगा। यही हमारा ग्राफीय विधि से आया था। तो ये तो हो गया आपका पहला। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए इसका अथवा वाला। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक है तो इस स्थिति का बीजगणितीय एवं ग्राफीय निरूपण करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी है। तो माना लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, बराबर x। वह लड़कों की संख्या कितनी हो गई, बराबर y। अब देखिए टोटल कितने हैं, 10, मतलब लड़कों की और लड़कियों की। तो x प्लस वाई बराबर 10। एक समीकरण तो आपका ये हो गया। और दूसरा समीकरण क्या बनेगा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या 2 अधिक है लड़कों की संख्या से। तो देखिए ये हो गया लड़कियों की संख्या और ये हो गया आपका लड़कों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या 2 अधिक है लड़कों की संख्या से, मतलब अगर मैं लड़कों की संख्या में 2 जोड़ूंगा तो वो बराबर किसके आएगा, लड़कियों की संख्या के। तो ये आपका एक समीकरण हो गया। और इन दोनों समीकरणों से अगर मैं पॉइंट बनाना चाहूं तो देखिए ये पॉइंट हो गया मेरे पास, ये x हो गया, ये y हो गया। तो x0 पर y 10 और y 10 पर x0। ऐसे इसके लिए पॉइंट देख लीजिए, x y। तो देखिए x0 पर y0 पर x कितना 2, और अगर मैं x को 0 धर दूंगा तो y बराबर -2। देखिए वही ग्राफीय विधि बनाएंगे दोबारा से, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट से। ये आपका ग्राफीय विधि देखिए कैसे करेंगे। ग्राफ को चेंज कर लेते हैं दोबारा। 10 है तो इसको 2 का ले लेते हैं और इसको भी इतने का ले लेते हैं। ठीक है, तो 0 पे 10, एक पॉइंट तो हो गया ये वाला, और एक पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला। और इन दोनों को मिलाएंगे, देखिए ये मिला दिया दोनों को। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा है, 2 पे 0, x2 पे y0, x2 पे y0, तो ये हो गया। और एक क्या है, y0 पे x0 पे y-2, वो यहाँ पे हो गया। और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा, और ये आ गया हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु। तो यही हमारा क्या होगा, हल होगा। अगर हम इसको विलोपन विधि से सत्यापित करने की कोशिश करें तो देखिए कैसा आएगा, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना 6। देखिए हमारा x बराबर 6 पे कट रहा है, और y बराबर कितना हो जाएगा, अगर x 6 है तो y बराबर 4। तो ये बिंदु कितना हो गया हमारा, x तो कितना आ गया 6 और y कितना आ गया 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 माइनस के कॉस ए और अंडर रूट ये बराबर दिस होता है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आपको दिया हुआ क्या है कि अंडर रूट 1 माइनस के कॉस ए और अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस के कॉस ए।
तो मैंने क्या किया है, मैंने इसका हर परिमेकरण कर दिया है। मतलब कि हर परिमेकरण क्या होता है कि नीचे जो भी संख्या है उसका चिन्ह बदल के अंश में हर में गुणा कर दो। तो अंडर रूट, एक सेकेंड, ठीक है, इसको शुरू से ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, अंडर रूट 1 माइनस के कॉस ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के कॉस ए। तो हर परिमेकरण करेंगे तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस के कॉस ए, और नीचे भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस के कॉस ए। तो ऊपर कितना हो गया, देखिए 1 माइनस के कॉस ए और 1 माइनस के कॉस ए। तो 1 माइनस के कॉस ए का रूट उसका होल स्क्वायर, और नीचे हो गया देखिए a प्लस बी और a माइनस के बी, वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस के कॉस स्क्वायर a। तो देखिए रूट से स्क्वायर कट गया तो 1 माइनस के कॉस ए, और नीचे कितना हो गया, अंडर रूट साइन स्क्वायर ए, रूट हट गया तो साइन ए। अब देखिए 1 में अगर साइन ए का भाग देंगे तो कितना आएगा, कॉस ए के, और अगर कॉस में साइन का भाग देंगे तो कितना आएगा, कॉट, कॉट ए। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, कॉस ए के माइनस कॉट ए। अब इसका अथवा देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए का, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। एलएचएस उठा लिया हमने। अब देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, होल स्क्वायर खोल देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस के 2 साइन ए कॉसेक ए। फिर यहाँ पे खोल दिया हमने कॉस स्क्वायर ए, देखिए वो लगाया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस के 2 कॉस ए सेक ए। अब हमें पता है कि जो साइन और कॉस एक का गुणा होता है वो 1 के बराबर होता है, और कॉस और सेक का गुणा होता है वो 1 के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए, और प्लस के कितना हो गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, और ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो इसको और अच्छे से लिखना होगा, तो देखो कॉस क्यों, कॉसेक स्क्वायर ए। तो देखिए ये कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। तो 1 प्लस 4 प्लस, और कॉसेक स्क्वायर को कितना लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को कितना लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। तो अब जोड़िए देखिए, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, तो 7 प्लस के कॉसेक स्क्वायर ए प्लस के टेन स्क्वायर ए, और यही तो हमारा क्या था, आरएचएस था। तो प्रूफ हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस, 7 टेन स्क्वायर प्लस के 7 कॉट स्क्वायर, ओके सॉरी कॉट स्क्वायर है यहाँ, ये कॉट स्क्वायर है ना यहाँ इसका, कॉट स्क्वायर है, यही हमारा क्या था, आरएचएस। हो गया ना प्रूफ। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका 23, हमें बोला हुआ है कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, और एक में तो बहुलक करवा रहा है अथवा वाले में माध्य करवा रहा है। अब देखिए बहुलक कैसे निकालते हैं, तो बहुलक निकालने के लिए क्या है, देखिए वर्ग अंतराल देखते हैं पहले, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 60, ओ सॉरी 55 से 60 नहीं, 55 से 70, 15 का अंतराल है ना, और 70 से 85, और 85 से 100, ये हमारा क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। आगे देखते हैं, ठीक है। अब वर्ग अंतराल के बाद हमें बारंबारता कितनी दी हुई है, 6 20 44, देखिए 6 20 44 26 3 1, 26 3 1। तो बहुलक में हम क्या देखते हैं कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, वही हमारा क्या होता है, वर्ग अंतराल। तो ये हमारी सबसे बड़ी बारंबारता है 44, तो हमारा बहुलक का वर्ग अंतराल कौन सा हो गया, 40 से 55 वाला। तो अब बताइए मुझे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f1, ये हो जाएगा f0, और ये हो जाएगा f2, और लोअर लिमिट l कितनी हो जाएगी 40, और अंतराल कितना हो गया 55। तो बहुलक का सूत्र कितना होता है, बहुलक बराबर
L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 का 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 और मल्टीप्लाई बाय 4। ये सूत्र होता है हमारा बहुलक का। अब अगर इस बहुलक के सूत्र में देखिए L कितना हो गया, यहाँ पे L बराबर तो हो गया 15, अंतराल कितना दे रखा है, L बराबर कितना हो गया 40, L बराबर कितना हो गया 40। सबसे छोटा अंतराल ही क्या होता है हमारा, L होता है। तो हमारा L बराबर कितना हो गया, L बराबर ये देखिए वर्ग अंतराल का लोअर लिमिट 40 और अंतराल हो गया 15 और F0 F1 F2 का वैल्यू आ गया। तो बहुलक कितना हो जाएगा, लगाओ सूत्र लगा दो बहुलक का। बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, देखिए L कितना है 40 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 माइनस F0 कितना हो जाएगा, F1 है आपका 44 और माइनस F0 कितना है 20 और बटे में कितना जाएगा 2F1 मतलब 44 दूना 88 माइनस F0 कितना है 20 और F2 कितना है 26 और मल्टीप्लाई बाय हो गया 15 से। ठीक है, तो कितना आ गया ये 40 प्लस 44 में से 20 गए तो 24 और 88 में से अगर 46 गए तो 42 और गुणा कितना का 15 का। तो देखिए ये हो गया 12, 2 से काट दिया, ये हो गया 21। तो 40 प्लस 15 1 दूना 30, हाथ लगी 3, 15 3 18, 180। ठीक है, और नीचे ओ सॉरी यहाँ पे नहीं है ना, ये होल बटे में नहीं है, सिर्फ 180 के बटे में है और बटे में कितना आ गया 21। तो अब देखिए जब हम 180 में 21 का भाग देंगे तो देखिए 180 में 21 का भाग कितने जाएगा, 21 अंठे हो गया 168, 21 अंठे हो गया 168, तो 21 अंठे तो हो गया 168, फिर पॉइंट लगाया 12 बचा, 0 बढ़ाया 120, 21 पंजे 105। तो अप्रोक्सीमेशन देखें तो 48.5 के आसपास आपका आंसर आया लगभग। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया बहुलक का। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन जो था अथवा वाला कि माध्य ज्ञात करना था। अब हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है, माध्य का सूत्र होता है समीशन fx अपॉन समीशन f। तो हमें x भी निकालना होगा, fx भी निकालना होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए ये वर्ग अंतराल दे रखा है हमें 0 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, ये वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, x मिड वैल्यू होता है, मीन वैल्यू होता है, तो कितना हो जाएगा, देखिए x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपका 10, यहाँ पे 30, यहाँ पे 50, 70 और 90। f कितना दे रखा है, देखिए f देखते हैं कितना दे रखा है, f हमें दिया हुआ है 6 10 13 7 4, तो 6 10 13 7 और 4, तो हमें कितना निकालना होता है, हमें fx निकालना होता है। तो 6 10 60, 300, 15 3 45, 7 7 49 और 9 चौक 36। ठीक है, ये हो गया fx, f को कर दिया x से गुणा। अब क्या करेंगे, समीशन fx निकालेंगे और समीशन f निकालेंगे। तो देखिए इसको जोड़िए, 30 और 6 36, 36 और 5 41, 61 69 110 और कितना हो गया, दोबारा जोड़ते हैं चलो, 6 और 36, 36 5 41, 41 81, 81 90, 130, 130 और 166, 1660 और समीशन f कितना हो गया, 16 3 19 29 और 7 36 और 4 40, ये आपका 40 हो गया। तो बताओ माध्य कितना हो गया, माध्य होता है समीशन fx अपॉन समीशन f, मतलब 1660 बटे 40, ये गया। और अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 8 83 बटे 2, इसको मैं लिख सकता हूं 41.5 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, एक में बहुलक निकाल दिया और एक में माध्य निकाल दिया और यहीं पे आपका ये पूरा पेपर खत्म होता है। ठीक है, हमने 1 से लेके 23 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।